नमस्कार। नवरात्रि यानी मां शक्ति के 9 रूपों की आराधना का पवित्र और महाशुभ पर्व। तो इस नवरात्रि 9 की यही शक्ति हम आपके पोर्टफोलियो तक पहुंचाने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और दमदार पोर्टफोलियो के लिए उसमें बब्बर शेर जैसे ताकतवर शेयर होना जरूरी है। तो कौन है वो 9 शक्तिशाली शेयर्स जो आपके पोर्टफोलियो को मालामाल कर देंगे? शुरू करते हैं हमारी एक खास पेशकश नवरात्रि स्पेशल 9 शेयर। तो नवरात्रि के इस पर्व को हमने जोड़ने की कोशिश की शेयर मार्केट से और ये खास पेशकश हम आपके लिए लेकर आए हैं जिसमें कि आप अपने पोर्टफोलियो में कुछ दमदार शेयर्स रखेंगे। तो इस नवरात्रि से अगली नवरात्रि तक इसमें आपको कमाई के भी बेहतरीन मौके नजर आएंगे। तो इस खास पेशकश में हमारे साथ आज हैं SMIFS से शरद अवस्थी जी, चोला सिक्योरिटी से धर्मेश कांत हमारे साथ मौजूद हैं और इनॉफ वेंचर्स से विजय चोपड़ा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत शुक्रिया आज इस खास पेशकश में अपना समय हमें देने के लिए। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं शरद जी आपके साथ। और नवरात्रि की पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं आपको और इस नवरात्रि में थोड़ा मुनाफे का भी फायदा हमें मिल सके, पोर्टफोलियो भी दमदार रिटर्न कमा के दे सके, इसलिए आपकी तरफ से आज का बताइए पहला स्टॉक। जी शुक्रिया। आप सबको भी नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, को पैनलिस्ट को, आपके तमाम दर्शकों को, आपकी पूरी टीम को। पहला स्टॉक जो मैं चुनना चाहूंगा वो होगा RHI मैग्नेसिटा कंपनी। रिफ्रैक्टरीज में एक डोमिनेंट शेयर रखती है इंडिया में। रिसेंटली 2 एक्विजिशंस इन्होंने किए हैं जिसका फायदा इनको होना चाहिए। प्लस हमें लगता है जिस टाइप का इंडस्ट्रियल फोकस है, जो कंपनी रोबोटिक्स वगैरह पे फोकस कर रही है, उसका भी फायदा आने वाले समय में कंपनी के नंबर्स में आपको लगातार दिखना चाहिए। हालांकि प्राइस मूवमेंट मेटल के साथ होता है, बट जो आपकी थीम है नौशेरा, मेरे हिसाब से उसमें ये आइडियली फिट होता है, क्योंकि आप अगर लॉन्ग टर्म देखेंगे तो इनके जो अर्निंग प्रोफाइल और वो है उसमें लगातार इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। और इरेस्पेक्टिव ऑफ मेटल साइकिल काफी स्ट्रॉन्ग रहता है रिफ्रैक्टरीज का साइकिल। तो हमें लगता है ये एक ऐसी कंपनी है जो लॉन्ग टर्म में भी पोर्टफोलियो में शामिल हो सकती है और काफी डिसेंट परफॉर्मेंस देगी। और 6 महीने से साल भर में मुझे लगता है कि ये जो रोबोटिक्स वगैरह में काम कर रहे हैं उसका फायदा, प्लस थोड़ा बहुत मार्जिन इंप्रूवमेंट जो पिछले कुछ समय में प्रेशर रहा है, और जो एक्विजिशन किया है उसके इंटीग्रेशन का फायदा इनको मिलना चाहिए। तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 12 महीनों में कंपनी ₹20 के आसपास की कमाई घोषित कर देगी और 30 का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो ₹600 के लक्ष्य के हिसाब से RHI मैग्नेसिटा। बिल्कुल, तो बब्बर शेयर जैसे मजबूत यहाँ पर एक पोर्टफोलियो में रखने लायक स्टॉक RHI मैग्नेसिटा इंडिया, जो कि देश की सबसे बड़ी रिफैक्ट्री सॉल्यूशन बनाने वाली कंपनी है। तो इस पर रखिए नज़र। लॉन्ग टर्म के लिए फंडामेंटल्स बेहद ही मजबूत नज़र आ रहे हैं। 600 के टारगेट्स के लिए यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। धर्मेश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है शो पर और नवरात्रि की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। सर आपकी तरफ से बताइए आज का दूसरा स्टॉक जो कि पोर्टफोलियो में का रंग भर सके। पूजा जी, आपको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और सारे दर्शकों को भी शुभकामनाएं, आपकी पूरी टीम को हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार नवरात्रि काफ़ी मंगलमय हो, इसकी हर तरीके से सरकार ने भी मदद की है, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स कट हो, इनडायरेक्ट टैक्स कट हो, इंटरेस्ट रेट कट हो, और इस बार मानसून भी अच्छे रहे तो भगवान ने भी मदद की है। तो मुझे लगता है आने वाले दिन काफ़ी अच्छे रहने चाहिए कंजम्पशन को लेकर के। और यहाँ पे एक इनडायरेक्ट प्ले ऑन कंजम्पशन के लिए मैंने चूज़ किया फेडरल बैंक, जो कि प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस से काफ़ी सुदृढ़ बैंक है ये। अगर आप इसके फंडामेंटल्स देखिए तो वहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन मिला है इनको ईएम ग्रोथ में, एसेट क्वालिटी कंट्रोल रही है। और मैनेजमेंट का मानना है कि आने वाले साल में 18 से 19% के आसपास का इनका एडवांसेस का ग्रोथ रहेगा। और निम्स जो कॉन्ट्रैक्ट हुए थे ये लास्ट क्वार्टर का, जहाँ 2 या 3 बेसिस पॉइंट निम्स की कॉन्ट्रैक्शन हो, 2.9 के आसपास निम्स का कॉन्ट्रैक्शन रुक जाना चाहिए। और कॉस्ट ऑफ फंड जैसे गिरेंगे वहाँ भी इसमें उसके भी एडवांटेज मिलेंगे। फेडरल बैंक की खास बात ये है कि इनका 12% का जो पोर्टफोलियो है वो गोल्ड लोन से वहाँ पर फोकस्ड है। तो गोल्ड लोन जिस तरह से गोल्ड प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो उसका भी एक बड़ा एडवांटेज इनको मिलने वाला है। ये यूनिवर्सल बैंकिंग भी कर रहे हैं, जहाँ पर कैपिटल मार्केट्स और अदर एंसिलरी जो प्रोडक्ट्स एक्टिविटी हैं डिस्ट्रीब्यूशन के, वहाँ पर भी ये कार्यरत होंगी और वहाँ से भी पैसा ही कमाएंगे। तो मुझे लगता है वैल्यूएशन के हिसाब से अगर इसको आप इनके पीएस के साथ कंपेयर करें तो सस्ता लग रहा है। 222 के टारगेट के लिए इसको एक साथ नजरिए से होल्ड कर सकते हैं। बट हम लोग का मानना है कि जिस तरह से नंबर्स फ्लो होंगे ये फिर री रेटिंग का कैंडिडेट भी बनेगा।
बिल्कुल। और जिस तरीके से फेस्टिव सीजन में मजबूत मांग की बात की जा रही है, जीएसटी में कटौती भी हुई है, मॉनसून अच्छा रहा, तो हर तरह तरीके से हम देख रहे हैं कि डिमांड को सहारा देने के लिए हर एक ट्रिगर्स मौजूद है। और जब डिमांड को बूस्ट मिलता है, उसे सपोर्ट मिलता है, तो इनडायरेक्टली यहाँ पर फेडरल बैंक जैसे जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं, बैंकिंग शेयर हैं, एनबीएफसीज हैं, उन्हें भी यहाँ पर काफ़ी फ़ायदा मिलता है। तो ऐसे में फेडरल बैंक पर आप रखिए नज़र। अगले 1 साल के लिए 222 के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पर कर सकते हैं खरीदारी। यानी कि मौजूदा स्तर से अगर देखें तो लगभग 15 से 20% का अपसाइड यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। तो ये है आज की दूसरी पिक धर्मेश जी की तरफ से। विजय चोपड़ा भी हमारे साथ जुड़े हैं एनॉक वेंचर्स से। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो पर, और नवरात्रि की आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। सब बताइए आपकी तरफ से आज के लिए स्टॉक। पूजा, धन्यवाद मेरे को आमंत्रित करने के लिए। और अगर बब्बर शेयरों की बात हो और डिफेंस की बात ना हो तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ अधूरा रह जाएगा। तो इसी श्रेणी में जो मेरा पहला रिकमेंडेशन है वो है भारत सरकार की कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। बहुत सारे लोग इसको एज अ डिफेंस कंपनी मानते हैं, मेजरली डिफेंस है, मगर ये काफ़ी कुछ नॉन डिफेंस में भी काम करती है। तो नेवल सिस्टम्स में, एवियोनिक्स में, इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स में, वेपन सिस्टम्स में, नेविगेशन सिस्टम्स में काफ़ी काम करती है, सिमुलेटर्स में काम करती है। नॉन डिफेंस में रेल और मेट्रो में भी काफ़ी प्रोडक्ट्स ये बनाती है। ई मोबिलिटी में भी काम करती है, सिविल एविएशन के लिए भी काम करती है, होमलैंड सिक्योरिटी और सिविलियन रेडार्स, काफ़ी कुछ कामों में ये कंपनी लगी हुई है। और भारत की जो बैकबोन कहलाई जाती हैं कुछ 4-5 बड़ी कंपनीज जो डिफेंस में है, उसमें इसका नाम शुमार है। अगर आप इसकी फंडामेंटल्स की बात करें, फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। 50% से ज़्यादा भारत सरकार इसमें होल्ड करती है। अगर इसकी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें तो 40% से ज़्यादा है। और क्योंकि ये सरकारी कंपनी है तो आप समझिए कि डेट फ्री कंपनी है। और इसमें कहीं भी दूर-दूर तक वो डेट ओवरहैंग नहीं है। और पीछे से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बैकिंग है। एक चीज़ मैं हमेशा कहता आया हूँ कि अगर भारत को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बननी है तो उसमें डिफेंस को एक बहुत मेजर रोल प्ले करना पड़ेगा, और ये कंपनी उसी सिलसिले में काम कर भी रही है। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं खरीदारी करने का रिकमेंडेशन दूंगा, जो करीब-करीब ₹400 अभी ट्रेड करता है। और यदि कोई इसको मध्यम अवधि तक भी रखता है तो 450 तक ये जा सकता है। लंबी अवधि के लिए तो टारगेट कुछ भी हो सकता है। मुझे लगता है डिफेंस कंपनीज को लगातार ऑर्डर्स मिलते रहेंगे, और बीईएल जैसी कंपनी को निश्चित रूप से लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रखा जा सकता है। लॉन्ग टर्म के लिहाज से नज़र रखिए, केवल 6 महीने भी अगर आप इसको इतना समय देते हैं तो 450 के लेवल्स आ सकते हैं। मजबूत ऑर्डर बुक है और डिफेंस स्पेस की सबसे मजबूत और फंडामेंटल वाली कंपनीज भी है ये। तो इस पर आप रखिए नज़र। अगले 6 महीने के लिए 450 के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पर कर सकते हैं खरीदारी। तो अभी तक हमने आपके सामने 3 स्टॉक्स रखे। अब चलिए और बढ़ते हैं और आगे। और शरद जी, अब वापस से आपके पास आएंगे, बताइए आपकी तरफ से आज के लिए दूसरा स्टॉक। जी, दूसरा स्टॉक होगा गुजरात फ्लोरोकेमिकल। पिछले कुछ समय में परफॉर्मेंस इतनी बढ़िया नहीं रही है पूरी फ्लोरोकेम स्पेस में। लेकिन हमारा मानना है कि जिस तरीके से पीटीएफई वगैरह में ड्यूटीज वगैरह का सरकार ने ऑलरेडी लगाने की बात की है, उससे इनको काफी मदद मिलेगी। प्लस इसके बियॉन्ड जो एक 1600 करोड़ का ये कैपेक्स कर रहे हैं, उसका फायदा मिलना चाहिए। लिथियम आयन बैटरी या बैटरी केमिकल्स में जो कंपनी एक्सपेंशन कर रही है, उसका भी फायदा आने वाले समय में दिखना चाहिए। तो हमें लगता है काफी इंप्रूवमेंट आने वाले समय में कंपनी के नंबर्स में दिखनी चाहिए। साल भर में लगभग कंपनी ₹120 के आसपास की अर्निंग्स डिक्लेयर कर देनी चाहिए, और 40 का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे ये कैपेक्स वगैरह प्ले आउट करना चाहता है, सारे रिटर्न रेशियोज में सब्सटैंशियल इंप्रूवमेंट दिखनी चाहिए। और मुझे लगता है फ्लोरोकार्बन स्पेस में भी वहाँ पे भी काफी इंप्रूवमेंट आने वाले समय में दिखनी चाहिए। तो ₹4800 के लक्ष्य के हिसाब से गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स। बिल्कुल, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स ये एक और मजबूत और फंडामेंटल वाली कंपनी, और एक्चुअली जो डाइवर्सिफाई कर रही है उसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा यहाँ पर कंपनी को मिल सकता है। क्योंकि केमिकल स्टॉक्स वैसे यहाँ पर हम इसलिए आपको लॉन्ग टर्म के लिहाज से ही खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में थोड़ी दिक्कतें चल रही थी कंपनियों के साथ। लेकिन गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स उसमें से बेहतरीन फंडामेंटल्स वाली कंपनी है, और जो कि ये डाइवर्सिफाई कर रही है वो एक काफ़ी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कंपनी के फेवर में ही सारी चीज़ें सपोर्ट कर रही हैं। तो बड़े ट्रिगर्स हैं यहाँ पर चलने के लिए, और अगले 1 साल के लिए 4800 के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पर कर सकते हैं खरीदारी। तो ये है आज का अगला स्टॉक। अब धर्मेश जी, आप बताइए आपको कौन सा स्टॉक पसंद आ रहा है?
बिल्कुल पूजा जी, देखिए ये मार्केट जो है ये बॉटम्स अप का मार्केट है। यहाँ पर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में वही कंपनियाँ परफॉर्म करेंगी। टॉप डाउन का अप्रोच नहीं है, सेक्टर पकड़ के चलने का अप्रोच नहीं है। अभी जैसे जीएसटी कट हुआ और हम लोगों को काफ़ी गाड़ियों की बिकवाली की काफ़ी अच्छी खबरें आ रही है। बट आज के देख अगर आप ध्यान दें तो जितनी भी गाड़ियाँ हैं, जितनी भी मोटरसाइकिल्स हैं, स्कूटर्स हैं, वो सब सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल्स हैं। टेक्नोलॉजी से ज़्यादा उसमें काफ़ी बड़ा उनका योगदान रहता है उसके सक्सेसफुल होने पे। तो ऐसी ही कंपनी है टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जो कि आपके मॉडल के बॉडी, चेसिस, डिज़ाइन, पावर ट्रेन और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट यूनिट्स कार के अंदर काम करते हैं, सॉफ्टवेयर का इंटीग्रेशन होता है, ये कंपनी उसको डिज़ाइन भी करती है, डेवलप भी करती है और इंटीग्रेट भी करती है। हाल फिलहाल 1 डेढ़ साल में थोड़ी-सी साइक्लिकल मंदी थी, इसलिए नंबर्स उतने अच्छे नहीं आए थे इस कंपनी के। स्टॉक प्राइस में काफ़ी बड़ा करेक्शन भी हुआ। बट अंतर्राष्ट्रीय अगर बाज़ार की बात करें तो सबके सेटलमेंट हो रखे हैं, खाली इंडिया का यूएस के साथ बाकी है टैरिफ का। तो मुझे लगता है जो बड़ी कंपनियाँ हैं जैसे बीएमडब्ल्यू होगी, मर्सिडीज़ होगी, वोल्वो वोक्सवैगन हो गया, वोल्वो हो गया, इन सब की बिकवाली बढ़ेगी। और ये कंपनी इन सब कंपनियों को ही सर्विसिंग करती है। आने वाले दिनों में इनके नंबर्स इंप्रूव होने चाहिए। मैनेजमेंट काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि मार्जिन्स में भी इम्प्रूवमेंट होगा। तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छा समय है जब इस कंपनी पे वापस से एक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से निवेश किया जाए। जो अपसाइड टारगेट 1 साल के नज़रिए से नज़र आता है वो 1082 का टारगेट है हम लोगों ने जो एनालिसिस का रखा है। और जैसे-जैसे मॉडल लॉन्चेस चालू होंगे और वापस न्यू मॉडल की तैयारी होंगी, इनके काम बढ़ेंगे। हाल फिलहाल उन्होंने जर्मनी में एस्टेक करके कंपनी को एक्वायर किया है, जिस और काफ़ी अच्छा एक उनका एक्विजिशन है। 28% का उधर मार्जिन है, जबकि इनका 18% का है। तो मार्जिन एक्रेटिव भी है, ईपीएस एक्रेटिव भी है और वोक्सवैगन में भी इनको डायरेक्ट फॉरवर्ड मिलता है। तो कुल मिला के ये एक अच्छी कंपनी लग रही है। ऑटोमोबाइल की जो साइकिल चालू हुई है अपस्विंग, उसको राइड करने के लिए टाटा टेक्नोलॉजी के थ्रू आप निवेश करके अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद कर सकते हैं। ओके, टाटा टेक्नोलॉजीज अब वापस से यहाँ पर 1000 के ऊपर के लेवल्स आ सकते हैं, क्योंकि पिछले 1 साल में हमने देखा ज़्यादा ये स्टॉक चला नहीं था। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन भी कंपनी के फेवर में नहीं थी और हाल फिलहाल में हमने थोड़ा स्लो डाउन भी देखा था, जिसका कि असर दिखा था कंपनी पर। लेकिन अब जैसा कि धर्मेश जी बता रहे हैं कि आगे के लिए फंडामेंटल्स काफ़ी मजबूत नज़र आ रहे हैं और इसमें भी जीएसटी की जो डिमांड है, फेस्टिव सीजन की जो डिमांड है, वो इस कंपनी के लिए प्ले आउट करेगी। और एक तरफ जब गाड़ियों की बिक्री बढ़ेगी, वहाँ पर डिमांड सुधरेगी, तो इनडायरेक्टली कहीं न कहीं टाटा टेक्नोलॉजीज़ जैसी कंपनियों को भी फ़ायदा होगा। और अच्छा मौका है इस वक़्त अगर को निवेश करना है, क्योंकि स्टॉक काफ़ी ऑलरेडी टूट चुका है। तो यहाँ पर अगर इस समय आप एंट्री ले सकते हैं, तो अगले 1 साल में 1000 के लेवल्स के ऊपर ये स्टॉक जा सकता है दोबारा से। तो यहाँ पर आप नज़र रखिए टाटा टेक्नोलॉजीज़ में अगले 1 साल का व्यू। विजय सर, अब आप बताइए आपकी तरफ से अगला स्टॉक आज के लिए? मेरी जो अगली पिक है वो भी भारत सरकार की ही कंपनी है। और मेरा ये मानना है कि जैसे माहौल चल रहा है, रोजाना हम कुछ ना कुछ गलत खबर सुनते हैं, जो हमने टेक्नोलॉजी के बारे में भी सुना या जो भी टैरिफ्स के बारे में सुना, तो सरकारी कंपनी कहीं ना कहीं आपको एक बफर देती है क्योंकि उसके पीछे एक बहुत स्ट्रांग बैकिंग होती है। तो जो दूसरी कंपनी मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ वो है मैंगनीज और इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी भारत सरकार की कंपनी है, नंबर वन। दूसरा, इसका जो जो शेयर होल्डिंग है पूरे के पूरे मैंगनीज मार्केट में सबसे ज्यादा है। 50% से ज्यादा ये अपना मार्केट शेयर होल्ड करती है। और डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, भारत सरकार का कंपनी, जैसे मैंने पहले बोला, डेट फ्री कंपनी है। अब अगर हम देखें पीएमआई डेटा भी देखें तो 60 के ऊपर का पीएमआई है। इसका मतलब जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन चल रहा है, आईआईपी डेटा भी ठीक ठाक है। तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले कुछ तिमाहियों तक काम अच्छा चलना चाहिए। फेस्टिव सीजन है, डिमांड का सीजन है, तो आने वाली 1 से 2 तिमाही अच्छी दिखती हैं। इंफ्रा पुश है, उसके ऊपर सरकार ने जो खर्चा करना शुरू किया है मेन स्ट्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, और काफी सारे सॉप्स दिए हैं। तो मेरा ये मानना है आगे आने वाले कुछ सालों तक बहुत अच्छी डिमांड रहने वाली है। अब मैंगनीज काम कहाँ आता है ये हमको समझना चाहिए। जो जो स्टील बनाया जाता है उसकी हार्डनिंग के लिए मैंगनीज का इस्तेमाल करा जाता है। तो इसके लिए एक स्पेशल ग्रेड मैंगनीज होता है जिसको फेरो मैंगनीज कहते हैं। और एक और तरीके का मैंगनीज होता है जिसको सिलिको मैंगनीज कहते हैं। फिर ब्लास्ट फर्नेसेस के लिए भी मैंगनीज, जो हॉट मेटल्स बनाए जाते हैं तो उसमें भी मैंगनीज का इस्तेमाल होता है। बैटरी के ड्राई सेल्स में और केमिकल इंडस्ट्री भी मैंगनीज को इस्तेमाल करती है। तो मैंगनीज के बहुत सारे मल्टीपल यूजेस हैं। और ये कंपनी बहुत स्टेबल स्ट्रांग कंपनी है। प्राइस टू बुक भी बहुत इसका कम है, 2.7 है। और मुझे लगता है कि अभी करीब 350 के करीब ट्रेड करता है। यदि कोई इसको
मध्यम अवधि के लिए भी ले तो पहला टारगेट इसका 400 है, फॉलोड बाय 450। तो एक अच्छा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रांग है। और मुझे लगता है कि जो आपने बोला बब्बर शेर, तो स्ट्रांग कंपनीज हमें चूज करनी चाहिए, और जिसकी सरकारी बैकिंग हो और जिस प्रोडक्ट का डिमांड हो, तो वो बहुत अच्छा होता है पोर्टफोलियो के लिए। तो थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन, पहले मैंने स्टॉक डिफेंस से दिया, अब मैंने मेटल्स और माइनिंग से दिया है, और एक और स्टॉक में इसके बाद बताऊंगा जो तीसरे सेक्टर से। तो हमको एज फार एज डाइवर्सिफाई करना चाहिए अपने पोर्टफोलियोज को, तो मोइल मेरा रिकमेंडेशन। सरकारी कंपनी है, बैकिंग स्ट्रांग है, और माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर सरकारी कंपनियों में से एक बेहतरीन मजबूत फंडामेंटल्स वाली कंपनी है, कर्ज नहीं है कंपनी के पास, तो यहाँ पर आप रख सकते हैं नज़र। चलिए शरद जी, अब आप बताइए आपकी तरफ से अगला और आखिरी स्टॉक। जी, आखिरी स्टॉक होगा, जैसा अभी धर्मेश जी भी बोल रहे थे, काफी स्ट्रॉन्ग कंजम्पशन डिमांड वगैरह रहनी चाहिए। आईएफबी, बी2बी, बी2सी दोनों सेगमेंट्स में प्रेजेंट है। रिसेंटली उन्होंने होटल्स वगैरह को या लार्जर प्लेयर्स को केटर करने के लिए अपनी कुछ सर्विसेज बढ़ाई हैं, उसका फायदा आने वाले समय में दिखना चाहिए। फ्लैगशिप प्रोडक्ट है, पुराना नॉन ब्रांड है, और मुझे लगता है कि जो टायर 2 टायर 3 सिटीज में एक्सपेंशन है प्लस बी2बी का एक्सपेंशन है, वो काफी फेवरेबली कंपनी को इफेक्ट करना चाहिए आने वाले समय में। और हम सब जानते हैं कि आफ्टर सेल्स सर्विस एक इम्पॉर्टेंट एनुअल होता है इन कंपनीज के लिए। मुझे लगता है आईएफबी के लिए वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आने वाले समय में। तो ग्रोथ रेट्स वगैरह डिसेंट रहनी चाहिए, जहां ज्यादातर एफएमसीजी कंपनीज में आप 10, 12, 15% की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हमें लगता है कि करीब 20% के ऊपर की ग्रोथ रेट्स रहनी चाहिए। तो अगले साल हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि कंपनी लगभग 2200 रुपए के एक साल के टारगेट्स में 2200 रुपए के आसपास के टारगेट्स अचीव कर लेगी। आईएफबी इंडस्ट्रीज 2200 के टारगेट के लिए बेहतरीन फंडामेंटल्स वाली कंपनी ये भी है। बी2बी बी2सी दोनों ही सेगमेंट को ये कैटर करती है। और देखिए कंजम्पशन में तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस रहेंगे। हम देख भी रहे हैं कि सारी की सारी कंपनियां इस बीच चल रही हैं, स्पेशली जब जीएसटी कटौती लागू हो चुकी है उसके बाद ये कंपनियां काफ़ी फोकस में बनी हुई है। लेकिन इसमें भी स्टॉक सिलेक्शन इम्पॉर्टेंट है काफ़ी, कि कौन सा स्टॉक आपके लिए सही होगा। तो ऐसे में आईएफबी इंडस्ट्रीज ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, और अगले एक साल के लिए 2200 के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पर कर सकते हैं खरीदारी। धर्मेश जी, अब आपकी तरफ से आज का अगला स्टॉक। पूजा जी, देखिए जब त्योहारों की बात हो, चाहे वो दशहरा हो, दिवाली हो, तो इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा होती है, खपत काफ़ी ज़्यादा होती है। और सरकार का रिन्यूएबल एनर्जी पे काफ़ी बड़ा थ्रस्ट है। ऑलमोस्ट 500 गीगावाट की बात करें इंस्टॉल करने की, 200 हो रखा है, 300 और होना है। तो उसी क्षेत्र से एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, जो कि सरकारी कंपनी है, को हमने सेलेक्ट किया है तीसरे स्टॉक के लिए। और इसकी खास बात यह है कि जनवरी में जब इनका रिपोर्ट इनिशिएट किया था तब इनकी कैपेसिटी 3.3 गीगावाट थी। अभी सितंबर में 7.4 गीगावाट हो रखी है, ऑलमोस्ट डबल द कैपेसिटी। और मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि भाई FY27 ये 19 गीगावाट की कैपेसिटी हो जाएगी। सो ऑलमोस्ट आपको प्रॉफिटेबिलिटी में 5 से 6 गुना जंप देखने को मिलेगा। जो इनका मौजूदा 500 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट अराउंड 2100 करोड़ के आसपास 2 साल में होता हुआ आपको दिखेगा। तब फिर वैल्यूएशंस काफी इसके सस्ते दिखने लगेंगे उसके सामने। और FY32 की बात करें तो 60 गीगावाट का इनका मानना है कि इनकी एस्पिरेशन के वहां तक ये इंस्टॉल करना चाहते हैं भारत में पावर जनरेशन की कैपेसिटी। सरकार ने हाल फिलहाल ही 20,000 करोड़ रुपए एनटीपीसी, जो इनकी पेरेंट कंपनी, उनको आवंटन भी किया है, ताकि एनटीपीसी ग्रीन के जो ये कार्य में पावर इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट है वो चलते रहे। लैंड क्लियरेंसेस में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी बीच में, बट वो भी अब दूर हो गया है। अब स्पीडेड अप वे में सारे इंस्टॉलेशन हो रहे हैं। अपसाइड टारगेट अगर एक साल के नजरिए से देखें तो 140 का निकल के आता है। बट यहाँ भी मेरा ये मानना है कि जब इनके नंबर सोल आउट होंगे तो ये भी री रेटिंग के कैंडिडेट बनेंगे, फिर टारगेट्स और भी बड़े आते हुए आपको नजर आएंगे यहाँ पे। इस एनटीपीसी ग्रीन 145 के टारगेट्स के लिए खरीदारी कर सकते हैं। विजय जी, आपकी तरफ से आज का आखिरी स्टॉक। मुझे मैं एक और स्टॉक देना चाहता हूँ, और हाई ग्रोथ सेक्टर का ये स्टॉक है। हमने देखा कि किस तरीके से कैपिटल मार्केट्स में पोस्ट कोविड नंबर ऑफ क्लाइंट्स बढ़े, और हम सब देख रहे हैं कि एक ये नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स बढ़ रहे हैं, डायरेक्ट जो कैपिटल मार्केट्स में अपना डीमैट अकाउंट खोल के काम कर रहे हैं वो भी बढ़ रहे हैं। और किस तरीके से 25-30 हजार करोड़ हर महीने हम देख रहे हैं इनफ्लो हो रहा है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में और कैपिटल मार्केट इंडस्ट्री में। तो एक कंपनी है कैम्स, जो करीब करीब अभी 3980 पे ट्रेड करती है। तो काफी बड़ा काम करती है बैकएंड का, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स का हो, ऑल्टरनेटिव सर्विसेज का हो, पेमेंट रिकंसिलेशन हो, केवाईसी KRA सर्विसेज हो, अकाउंट एग्रीगेशन हो,
बहुत सारे एनालिटिक्स रन करती हैं, जो लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड होता है उसको भी ये मैनेज करती है। इंश्योरेंस की रिपॉजिटरी सर्विसेज ये मैनेज करती है। इसके अलावा जो सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी है, एनपीएस जिसे कहते हैं, वो भी ये मैनेज करती है। तो जिस तरह से जो कैपिटल मार्केट्स में रुझान बढ़ रहा है, इन्वेस्टर्स ऐड हो रहे हैं, जो ओवरऑल ट्रांजैक्शन साइज है वो बढ़ता जा रहा है, तो कैम्प्स जैसी कंपनी जो बैकएंड संभालती है उसका काम भी बहुत सुदृढ़ होता जा रहा है। मुझे लगता है कि ये बढ़ता रहेगा आने वाले वक्त में भी, और खास कुछ कंपटीशन दिखाई नहीं देता कैंप्स के सामने। तो मेरा ये मानना है कि अगर इसको कोई मध्यम अवधि तक भी रखता है तो 4500 और 5000 के टारगेट में के लिए रखा जा सकता है। ये भी एक डेट फ्री कंपनी है, डिविडेंड देती है, और इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 55% का है। एफआईआईज भी इसके अंदर करीब करीब 50 से 55% होल्ड करते हैं, तो एफआईआई होल्डिंग बहुत अच्छी है। तो कैंप्स में खरीदारी करने का मैं रिकमेंडेशन देना चाहता हूँ। एक बहुत ही फंडामेंटल शेयर है, स्टॉक है, कंपनी है, और मेरे को ये बब्बर शेयर दिखाई देता है लॉन्गर टर्म में। और पोर्टफोलियो स्टॉक्स हैं ये तीनों स्टॉक्स जो मैंने आपको बताया। बिल्कुल, तो कैंप्स नजर आ रहा है बब्बर शेयर 4500 के टारगेट के लिए। इंटरेस्टिंग, जब फेस्टिव और त्योहार की बात होती है अक्सर हमारी नज़र पहले कंजम्पशन स्पेस पे जाती है, लेकिन आज देखिए हमारे तीनों ही एक्सपर्ट उसके अलावा इनका फ़ायदा कहाँ कहाँ पर मिल सकता है वो स्टॉक्स सेलेक्ट करके लाए हैं आपके लिए, जो कि इकोनॉमी अगर ग्रो करती है तो ये सारे स्टॉक्स भी ग्रो करते हैं। शरद जी की तरफ से आरएचआई मैग्नेसिटा 600 के टारगेट के लिए उन्होंने रिकमेंड किया। इसके अलावा गुजरात फ्लोरो भी था उनकी लिस्ट में, 4800 के टारगेट्स के लिए उन्हें पसंद आ रहा था। आईएफबी इंडस्ट्रीज 2200 के टारगेट्स यहाँ पर वो देख रहे हैं। धर्मेश जी ने फेडरल बैंक सजेस्ट किया 222 के टारगेट के लिए। इसके अलावा टाटा टेक्नोलॉजीज भी था उनके लिस्ट में, 1082 के टारगेट्स वो देख रहे हैं स्टॉक में। एनटीपीसी ग्रीन में भी 145 के टारगेट के लिए आप कर सकते हैं खरीदारी। विजय चोपड़ा जी की तरफ से बीईएल 450 के टारगेट्स यहाँ पर वो देख रहे हैं अगले 6 महीने के लिए। इसके अलावा मॉयल उन्हें अच्छा लग रहा है, 400 के टारगेट्स के लिए यहाँ पर आप कर सकते हैं खरीदारी। और आखिर में कैम्प्स यहाँ पर भी तेजी करने की सलाह थी, एंट्री लीजिए, फंडामेंटली मजबूत कंपनी है। 6 महीने के लिए 4500 के टारगेट्स यहाँ पर पसंद आ रहे हैं विजय जी को। आप तीनों ही एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ बेहतरीन स्टॉक और जेम्स आप पिक करके लाए आज के शो के लिए, और उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी दर्शकों को इसका फायदा भी होगा। तो शरद जी, धर्मेश जी, विजय जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, उम्मीद है आपको हमारी ये खास पेशकश पसंद आई होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।